नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अशोक के शिलालेख हम पिछली क्लास में पूरा पढ़ चुके थे और उसके बाद हमने अशोक के लघु शिलालेख भी पढ़ लिए थे, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे अशोक के स्तंभ लेख, है ना। लघु और बृहद दोनों ही कर लेंगे, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ लेख आज हम पढ़ते हैं। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों हेडिंग डालता हूँ अशोक के स्तंभ लेख, ठीक है। तो विद्यार्थियों क्या पढ़ेंगे हम? अशोक के स्तंभ लेख, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख हम पढ़ेंगे। स्तंभ लेख ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो है वृहद स्तंभ लेख, है ना, वृहद स्तंभ लेख, और एक है हमारे लघु स्तंभ लेख, है ना, लघु स्तंभ लेख, है ना। वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ठीक है। ये इस प्रकार से डिवाइडेशन इनका भी किया गया है। वृहद क्यों है, लघु क्यों है, ये कारण आपने शिलालेखों में पढ़े, वही कारण यहाँ भी है, ठीक है। जैसे वृहद स्तंभ लेख, इसमें अशोक ने जो राजाज्ञाएं जारी की वो हैं, और टोटल कितनी है? 7 हैं। ये ध्यान रखना, 7 राजाज्ञाएं जो जारी की वो अशोक के वृहद स्तंभ लेख कहलाते हैं, जो कि हमें 6 स्थानों से हमको मिले हैं। जैसे जो शिलालेख थे वृहद शिलालेख, वो कुल 14 वृहद शिलालेख थे जो कुल 10 स्थानों से हमको मिले थे, ठीक है। और जो 10 स्थान पे सब में समान बातें थी। उसी प्रकार की बात यहाँ पे भी है। यहाँ पे 7 वृहद स्तंभ लेख हैं, 6 स्थानों से मिले हैं और सभी पे वही समान बातें हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक पन्ना हो, उसकी हमने 6 समान फोटोकॉपी लगा बना के और 6 स्थानों पे उसको लगा दिया हो, है ना। 6 स्तंभों के ऊपर कोई लेख, उस लेख को चिपका दिया हो एक तरीके से, है ना। ये स्तंभों पे है, वो शिला पर थे, ठीक है, इसलिए वो शिलालेख थे, ये स्तंभ लेख हैं। ये अंतर हो गया शिला में और स्तंभ में, है ना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, क्या आएगा इसमें, जैसे मैं आपको बताऊं, अशोक की राजाज्ञाएं हैं इसमें, है ना। अशोक की राजाज्ञाएं हैं, है ना, जो कुल 7 हैं, जो कुल 7 हैं। क्या राजाज्ञाएं कुल 7 हैं, वे 6 स्थानों से हमको मिली हैं, ठीक है। 6 स्थानों से हमको मिली हैं। अब 6 स्थान कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। ये जो 6 स्थानों से मिली हैं, प्रत्येक स्थान पर समान बात लिखी गई है ना। प्रत्येक स्थान पर समान बातें मिलती हैं, समान बातें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे किसी एक पन्ने की फोटोकॉपी करवा के और जिसमें 7 आज्ञाएं थी, है ना, मतलब एक पन्ने पे 7 आज्ञाएं लिखी और उनकी 6 फोटोकॉपी करवा दी, है ना, तो वो 6 स्थान पर समान बातें मिलेंगी, है ना। ये बात थी इसमें। ये होता है वृहद स्तंभ लेख, और ये आम पब्लिक से संबंधित मतलब जो राजाज्ञाएं होती हैं वो होती हैं। इसमें भी जो लघु स्तंभ लेख हैं, इसमें भी आम पब्लिक की बातें हैं, लेकिन ये क्षेत्र विशेष के संदर्भ में है ना। जैसे पाटलिपुत्र में कोई बात हुई तो पाटलिपुत्र के लिए अलग से कानून जारी किए गए, या जैसे कौशाम्बी से संबंधित कोई बात है तो कौशाम्बी में के लिए क्या आदेश जारी किए गए, है ना। जैसे वो वहाँ पे लुम्बिनी गए थे और वहाँ पे कर कम कर दिया, धार्मिक कर हटा दिया, तो उस क्षेत्र के लिए था, है ना। तो उस क्षेत्र विशेष का हो गया, वो हो गया लघु स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये लघु स्तंभ लेख में जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसमें जो आज्ञाएं थी वो क्षेत्र विशेष के आधार पर लिखी गई आज्ञाएं थी, ठीक है। भिन्न भिन्न इसमें जितने भी स्थानों से हमको ये जो लेख मिले हैं ये वाले, उसमें भिन्न भिन्न बात मिलती है सब में, है ना। जैसा कि हमने लघु शिलालेखों में पढ़ा था, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी हम वही बात पढ़ेंगे, लगभग सेम सी बातें हैं। लेकिन जो लघु शिलालेख थे वो अशोक के खुद से संबंधित बातें उसमें मिलती थी, लेकिन इसमें क्षेत्र विशेष से संबंधित बातें हैं, लेकिन है सब में भिन्न भिन्न बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थानों के आधार पर, भिन्न भिन्न स्थानों के आधार पर
भिन्न भिन्न स्थानों के आधार पर भिन्न भिन्न राजाज्ञाएं जारी की गई तथा उनको लिखा गया ये लेख ही लघु स्तंभ लेख कहलाए। लघु स्तंभ लेख कहलाए, ये लेख ही क्या कहलाए? लघु स्तंभ लेख कहलाए। ठीक है, और ये दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पता चल गया होगा। ये तो हमको कुछ 5-6 स्थानों से मिले, ये भी 6 स्थान फिक्स हैं। ये जो लघु स्तंभ लेख है वो लगभग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से हैं? जैसे एक तो सांची का है, एक सारनाथ का है, एक कौसाम्बी का है, एक निगलीवा का है, एक रुमिनदेही का है, एक कंगनहल्ली का है। ठीक है, मैं सबको आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मैं जैसे मैं लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ, तो जैसे एक तो है सांची का, इसमें अशोक आदेश जारी करता है जो संघ, बौद्ध संघ में जो फूट डालेगा उनको दंडित करने का आदेश देता है। मैंने आपको 2 बार पहले लिखवा चुका हूँ, तीसरी बार अब लिख रहा हूँ इनको। सांची, सारनाथ और कौसाम्बी, तीनों को मैं पहले 2-3 बार लिखा चुका हूँ। ठीक है, सांची हो गया, सारनाथ हो गया, है ना, और एक है कौसाम्बी। ठीक है, सांची, सारनाथ और कौसाम्बी, इन तीनों में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को, है ना, बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है, है ना। मतलब क्षेत्र विशेष के आधार पर इन तीनों में जो बातें की गई हैं वो हैं। अब अगला मैं लिखूं, जैसे कंगनहल्ली का जो है लेख, कंगनहल्ली, है ना, कंगनहल्ली से के लेख में हमको रायो अशोक लिखा मिला है ना, रायो अशोक लिखा मिला है। ये किस में आता है? लघु शिलालेख में आता है। इसके अलावा निगलीवा का लेख है, निगलीवा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, निगलीवा, है ना, निगलीवा का लेख नेपाल से मिला है। और एक मिला है हमको रुमिनदेही का लेख। ठीक है, तो ये कुछ लघु स्तंभ लेख हैं विद्यार्थियों। इनके बारे में मैं आपको कहीं न कहीं येन प्रकारेण कहीं न कहीं आपको पहले बता चुका हूं। अब मैं फिर इनको बताकर और अपना समय जाया नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मैं इनको रिपीट तो कर ही चुका हूँ, है ना, सॉरी, वैसे भी मैं इनको जो है कई जगह इनको मैं लिख चुका हूँ पहले भी, आपको ये बात पता होगी, है ना। तो चलिए, ये तो हुआ ये। अब ये जो 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं, तो इन 6 स्थानों की मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूं कि वो 6 स्थान कौन कौन से हैं जहां से हमको अभिलेख मिले हैं, ये स्तंभ लेख मिले हैं, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक की तो बात मैं यहीं पर कर लेता हूँ, इतनी सी जगह में है भी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से जो पहला है विद्यार्थियों, पहला है वो है हमारा दिल्ली मेरठ अभिलेख, है ना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की याद करने में असुविधा ना रहे। तो मैं इसको लिखूंगा दिल्ली मेरठ वृहद स्तंभ लेख, है ना, ये वृहद स्तंभ है। ठीक है, दिल्ली मेरठ वृहद स्तंभ लेख। ठीक है, दिल्ली मेरठ वृहद स्तंभ लेख। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो शिलालेख था ये मूल रूप से मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह जो तुगलक था, तुगलक शासनकाल में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक जो था ये इसको मेरठ से और दिल्ली के शिकार खुश्क ए शिकार महल में ले जाकर इसने रख दिया था, और वहीं पर ये आज भी रखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर आज भी रखा हुआ है। इसको छोटी लाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो जानकारी जो देता है वो शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जो है वो ये जानकारी देती है कि फिरोज शाह तुगलक इसको मेरठ से दिल्ली लाया था। ठीक है,
एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें जो हमको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया था अशोक के अभिलेखों में कि सबसे पहले खोजा गया जो अभिलेख था वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जबकि सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख जो था वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था, है ना। तो ये दिल्ली मेरठ बृहद स्तंभ लेख ही सबसे पहले टी पैंथलर ने 1750 में इसको खोजा था। ठीक है, ये आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था, जिसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आपको फर्रुखसियर के बारे में। तो फर्रुखसियर के काल में यह जो अभिलेख था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आगे चलकर और अंग्रेजों के काल में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये इसके बारे में कुछ चंद बातें हैं जो मैंने आपको बोल के सुनाई। अब मैं इनको लिख देता हूं और फिर हम जो है आगे की बात करने वाले हैं, मतलब अगले स्थान की बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, पहली बात तो ये कि यह मेरठ में था। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी में था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया तथा शिकार ए कुश्क या कुश्क ए जो है, इसका जो एक नाम मिलता है कुश्क ए शिकार स्थान है एक, है ना। कुश्क ए शिकार एक स्थान का नाम है, वहां पे इसको रखा गया था। तथा मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, तथा कुश्क ए शिकार एक स्थान का नाम है, कुश्क ए शिकार नामक स्थान पर रखा था। नामक स्थान पर रखा। ठीक है, यह जानकारी हमें कौन देता है? यह जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही, एक ग्रंथ है शम्स ए सिराज अफीफ का, है ना। यह जानकारी हमें अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ, में पूरा ही लिख देता हूँ। यह जानकारी हमें शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक, शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, है ना। तारीख ए फिरोज शाही देती है। तारीख ए फिरोज शाही देती है। ये ध्यान रखना, तारीख ए फिरोज शाही नाम से एक रचना जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखी थी, है ना। बर्नी ने जहां तक का इतिहास लिखा, उससे ठीक आगे का इतिहास शम्स ए सिराज अफीफ ने इसी नाम से, तारीख ए फिरोज शाही नाम से भी लिखा था। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब तारीख ए फिरोज शाही दो राइटरों की रचना है, एक जियाउद्दीन बर्नी की, एक शम्स ए सिराज अफीफ की। बर्नी ने 1357 में जब बर्नी की मृत्यु हुई तो वहां पे उसको लिखना, क्योंकि मृत्यु हो गई तो कैसे लिखते, तो उससे ठीक आगे का इतिहास उसी नाम से अफीफ ने लिखना प्रारंभ किया था। ऐसा आपको ध्यान रखना है। वैसे मेडाइवल हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात हो गई है। इसके अलावा इसकी जो इसके बारे में और क्या बात है, वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टी पैंथलर ने इसे ही खोजा था, है ना। मतलब अशोक का खोजा गया पहला जो अभिलेख था वो यही था ना। तो ये बात आपको वैसे मैं लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। टी पैंथलर ही है ये नाम। टी पैंथलर ने 1750 में इसे ही खोजा था। मतलब अशोक का खोजा गया पहला, है ना। अशोक का खोजा गया पहला लेख, है ना। अशोक का खोजा गया पहला लेख यही था। ठीक है। और फर्रुखसियर के काल में यह क्या हो गया था? फर्रुखसियर के काल में यह क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको अंग्रेजों के समय पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फर्रुखसियर, ये यति है। फर्रुखसियर के समय
क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, फर्रुख शेर के समय क्षतिग्रस्त हुआ, अंग्रेजों के काल में पुनर्निर्माण हुआ, है ना। अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों के काल में पुनर्निर्माण, अंग्रेजों के काल में पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है, अंग्रेजों के काल में पुनर्निर्माण हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसको छोटी लाट भी कहा जाता है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, इसको छोटी लाट, छोटी लाट, ये टे टमाटर है ना, छोटी लाट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको छोटी लाट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से उतारिए। ये था हमारा दिल्ली मेरठ वृहद स्तंभ लेख, और अशोक का खोजा गया पहला लेख भी यही था। टी पेंथलर ने इसको खोजा था 1750 में। ये बात मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इसको छोटी लाट भी कहते हैं। फर्रुखसियर के समय क्षतिग्रस्त हुआ, अंग्रेजों के काल में पुनर्निर्माण इसका हुआ था, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ये अब मैं अगला स्थान बताता हूँ, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को, वृहद स्तंभ लेख को हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब जो हम पढ़ेंगे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसपे अशोक की सातों राजाज्ञाएं सुरक्षित हैं, है ना, सातों राजाज्ञाएं सुरक्षित हैं। जैसे हमने पढ़ा था वृहद जो शिलालेख थे, उसमें गिरनार का जो शिलालेख था वहां पे पूरी 14 राजाज्ञाएं सुरक्षित थी। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, इसमें सातों राजाज्ञाएं सुरक्षित है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे हेडिंग डाल रहा हूं, दिल्ली टोपरा वृहद स्तंभ लेख, ठीक है। दिल्ली टोपरा वृहद स्तंभ लेख यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, दिल्ली टोपरा वृहद स्तंभ लेख को हम पढ़ेंगे। इसको यह टोपरा नामक स्थान पर था, हरियाणा के यमुनानगर में ये टोपरा नामक स्थान पे था, जिसे फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान महल, दिल्ली के सुल्तान महल में लाके रख दिया था। यहीं पे आज भी रखा हुआ है, ठीक है। कुछ विद्वान इसको फर्रुखाबाद यूपी में होना भी बताते हैं, ठीक है। और इसे जो है मीरान, इसको जो है स्वर्ण मीनार भी कहा जाता है ना, स्वर्ण मीनार, या इसको बड़ी लाट, या शिवालिका लाट, या भीमसेन की लाट, या फिरोज शाह तुगलक की लाट भी इसको कहा जाता है ना। और इसको जैसा कि मैंने बताया पूरे सातों राजाज्ञाएं इस पर सुरक्षित हैं, इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसी को ही पढ़ा था। 1800 कब पढ़ा था? 37 में पढ़ा था। और इस पर जो है बीसल देव का जो एक नाटक था, मैंने आपको लिखवाया था, हरी केली नाटक, है ना। बीसल देव का एक नाटक था हरी केली नाटक, मैंने राजस्थान के इतिहास में पढ़ाया है। उसकी कुछ पंक्तियां इस पर लिखी हुई है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस यही बात है इसके बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या क्या बातें हैं देखो, यह टोपरा, टोपरा कहाँ पड़ता है? यमुनानगर, यमुनानगर हरियाणा में, यमुनानगर हरियाणा, है ना। यह टोपरा मतलब, और कुछ विद्वान इसको जो है मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, कुछ विद्वान फर्रुखाबाद मानते हैं, फर्रुखाबाद, है ना, कुछ विद्वान फर्रुखाबाद। आप ये समझ जाएंगे कि यह टोपरा नामक स्थान पर था, नामक स्थान पर था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इसे, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया, दिल्ली के सुल्तान महल
में लाया, दिल्ली के सुल्तान महल में लाया। ठीक है, तो दिल्ली टोपरा बृहद स्तंभ लेख, इसको टोपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि टोपरा में था, दिल्ली में इसको वर्तमान में रखा गया है, इसलिए इसे दिल्ली टोपरा बृहद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद यूपी वाला है ना, सॉरी, कुछ विद्वान इसको फर्रुखाबाद में होना बताते हैं, फर्रुखाबाद से और दिल्ली ले जाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और यह जो जानकारी मिलती है वो हमको तारीख ए फिरोज शाही व सीरत ए फिरोज शाही, एक और ग्रंथ है सीरत ए फिरोज शाही, इसका लेखक पता नहीं है, मतलब मुझे नहीं, किसी को पता नहीं है, अज्ञात है वो, उससे भी यह जानकारी मिलती है। ठीक है, सुल्तान महल में लाया, इसकी जानकारी हमको दो स्थानों से मिलती है। एक तो मिलती है तारीख ए फिरोज शाही, ये अफीफ की है ना, अफीफ का ही नाम ध्यान रखना है इसमें, शम्स-ए सिराज अफीफ। और दूसरी जो है वो है सीरत ए फिरोज शाही, है ना, सीरत ए फिरोज शाही, है ना, सीरत ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही भी एक रचना है, ध्यान रखना, फुतुहात ए फिरोज शाही वो खुद फिरोज शाह तुगलक की है ना, लेकिन ये तारीख ए फिरोज शाही है और एक सीरत ए फिरोज शाही है, इन दोनों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसे क्या क्या कहा जाता है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसे क्या क्या कहा जाता है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पेन थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, इसे जरीन ए मीनार मतलब स्वर्ण मीनार, है ना, इसे जरीन ए मीनार या स्वर्ण मीनार कहा जाता है। एक तो, है ना, एक तो ये नाम है, दूसरा नाम इसको मिलता है स्वर्ण लाट भी इसको कहा जाता है ना, स्वर्ण लाट के अलावा इसको जो है सुनहरी लाट कहें, सुनहरी लाट या स्वर्ण लाट एक ही बात है, सुनहरी लाट। ठीक है, बड़ी लाट, वो छोटी लाट थी, है ना, वो छोटी लाट थी, ये बड़ी लाट है ना, बड़ी लाट। इसके अलावा इसको शिवालिका लाट भी कहा जाता है, शिवालिका लाट। ठीक है, शिवालिका लाट। इसके अलावा इसको भीमसेनी लाट। ठीक है, इसके अलावा इसको फिरोज शाह लाट भी कहा जाता है। ठीक है, फिरोज शाह लाट। ठीक है, फिरोज शाह लाट भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं, स्वर्ण लाट, सुनहरी लाट, बड़ी लाट, शिवालिका लाट, भीमसेन लाट, फिरोज शाह लाट, इतने सारे नाम, जरीन ए मीनार या स्वर्ण मीनार, इतने सारे नाम इसके मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं लिखूंगा कि इस पर सभी सातों राजाज्ञाएं, इस पर सभी सातों राजाज्ञाएं लिखी हुई हैं, सातों राजाज्ञाएं लिखी हुई सुरक्षित हैं, या सुरक्षित लिखी हुई है, ऐसे सही लाइन बनती, लेकिन इतिहास तो चला देता है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा, हमारा इतिहास सही मान लेता है ना। और इसीलिए इसको जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ना, इसलिए ही जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था, है ना। कब पढ़ा था? 1837 की बात है, ये आपको पता होगा, मैंने लिखाया हुआ है पहले भी। ठीक है, और इसके अलावा और इसमें क्या मिलता है कि जो बीसलदेव थे, चौहान शासक थे बीसलदेव, है ना, अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीसलदेव कौन थे, जो राजस्थान के नहीं है, विद्यार्थी बाहर के भी देख रहे हैं कुछ, उनको मैं बता दे रहा हूँ। चौहान शासक, कौन से चौहान शासक? अजमेर के, ना, अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बीसलदेव के नाटक हरिकेली,
इनका एक नाटक था हरिकेली, है ना, बीसल देव के नाटक हरिकेली की कुछ पंक्तियां इस पर लिखी हुई हैं, है ना। बीसल देव के नाटक की कुछ पंक्तियां इस पर लिखी हुई हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों हमारे दिल्ली टोपरा बृहद स्तंभ लेख जो हमने पढ़ा, काफी महत्वपूर्ण था और जो प्रमुख प्रमुख बातें थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, बढ़िया से बता दी है, ठीक है। अब मैं तीसरा बृहद स्तंभ लेख आता हूँ, इलाहाबाद बृहद स्तंभ लेख, जिसको कौशाम्बी का या प्रयाग का या कौसम का बृहद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलाहाबाद बृहद स्तंभ लेख, इलाहाबाद बृहद स्तंभ लेख, ठीक है। इलाहाबाद बृहद स्तंभ लेख की हम बात कर लेते हैं। इसको हम जो है जैसा कि मैंने बताया कौशाम्बी, प्रयाग या कौसम का लेख भी कहते हैं। यह कौशाम्बी में ही स्थित था, लेकिन मुगल शासक अकबर के काल में अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा इसको इलाहाबाद ले जाया गया और आज भी यहीं पर है, ठीक है। और इसके ऊपर विभिन्न सारे लेख लिखे हुए हैं, जिसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अशोक के जो 1 से लेकर 6 तक की जो राजाज्ञाएं हैं वो लिखी हुई हैं। उस दृष्टि से यह अशोक का बृहद स्तंभ लेख कहलाता है। उसके ठीक नीचे अशोक ने संघ में जो फूट डालने वालों को चेतावनी दी थी, बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को जो चेतावनी दी थी, वह बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए यह अशोक का लघु स्तंभ लेख भी है। इसके अलावा उसके ठीक नीचे कारुवाकी, जिसको रानी का लेख भी कहते हैं, वो लेख भी इस पर लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे, जिसको दक्षिण का क्या, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वही समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी इस पर लिखी हुई है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे। और उसके भी नीचे एक और लेख है जिसको बीरबल का बाग मेला लेख कहा जाता है। बीरबल मुगल बादशाह अकबर का नवरत्न में से एक था, ठीक है। बीरबल का लेख भी है और बीरबल के लेख के साथ साथ इस पर जो है जहांगीर का लेख भी मिलता है, ठीक है। तो इतने सारे लेख इस पर होने के कारण जो रोमिला थापर जो हमारी इतिहासकार है भारत की, रोमिला थापर ने इसको इतिहास का पुनर्अंकन भी कहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें बृहद स्तंभ, इलाहाबाद बृहद स्तंभ लेख के बारे में, उनको मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको हम लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसे प्रयाग कौशाम्बी व कौसम का लेख भी कहते हैं, ठीक है। इसे प्रयाग, कौशाम्बी या कौसम का लेख भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह आरंभ में तो कहाँ पे था, कौशाम्बी में था, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा यह आरंभ में कौशाम्बी में था, मगर मुगल शासक अकबर, है ना, मुगल शासक अकबर के समय, ध्यान रखना, अकबर के समय जहांगीर के द्वारा, है ना, अकबर के समय जहांगीर द्वारा इलाहाबाद लाया गया, वर्तमान में यही है ना, वर्तमान में यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। वर्तमान में यहीं पर अवस्थित है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसमें और क्या क्या है। इसमें निम्नलिखित लेख लिखे हुए हैं, है ना। इस पर लेख, मैं ऐसे लिख देता हूं, इस पर लेख या इस पर निम्नलिखित लेख हैं, इस पर
निम्न लिखित लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पर निम्नलिखित लेख लिखे हुए हैं। अब निम्नलिखित में हम देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे अशोक का वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख क्यों? क्योंकि अशोक की 1 से लेकर 6 तक की राजाज्ञाएं, जो हमने अभी लिखाई ना कि 7 राजाज्ञाएं मिलती हैं, तो 7 तो दिल्ली टोपरा से मिलती हैं, उस पर सुरक्षित है। इसके अलावा इस पर जो है 1 से 6 तक की राजाज्ञाएं मिलती हैं, 7 भी नहीं मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 से 6 तक की राजाज्ञाएं मिलती हैं, है ना, राजाज्ञाएं मिलती हैं। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है अशोक का लघु स्तंभ लेख, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं लघु स्तंभ लेख। ठीक है, लघु स्तंभ लेख। इसमें क्या लिखा है कि संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी। जो कौशाम्बी का लेख मैंने आपको करवाया था ना, सांची सारनाथ और कौशाम्बी, जिसमें अशोक संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है, तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी, है ना। ये बात मैं शायद 5वीं बार लिखा रहा हूँ, 4थी या 5वीं बार। संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी अशोक देता है, वो बात यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके ठीक नीचे सॉरी, इसके नीचे जो इस पे लिखा हुआ है, ये 2 हो गया एक तरीके से। एक 3 नंबर पे मैं लिखूं तो यहाँ पे जो कारुवाकी है, रानी का लेख, है ना, इस पर रानी का लेख भी लिखा है। रानी का लेख, रानी कौन सी? कारुवाकी, है ना। मैंने आपको जब रानी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था ना, कारुवाकी का लेख एक ये लिखा हुआ है। इसके ठीक नीचे चौथे नंबर पे मैं लिखूं तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। इस प्रशस्ति को जब मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा तब इस प्रशस्ति की एक एक पंक्ति पढ़ाऊंगा। कितनी महत्वपूर्ण है ये, बड़ी शानदार पंक्ति है ना। हरिशेन की है ये, हरिशेन ने लिखी थी। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था, उसने लिखी थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। और इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय थी, दिग्विजय, उसकी जानकारी मिलती है। वो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इस समुद्रगुप्त के लेख के नीचे हमको मिलता है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 5वें नंबर पे, बीरबल का बाघ मेला लेख, है ना। बीरबल का बाघ मेला लेख, है ना। बीरबल का बाघ मेला लेख लिखा हुआ है। बीरबल का बाघ मेला लेख है ना। और इसके नीचे जहांगीर का भी लेख है इस पे ना, जहांगीर का लेख, है ना। जहांगीर का लेख है। ठीक है, किसका लेख है? जहांगीर का लेख है। तो इतने सारे लेख होने के कारण रोमिला थापर ने इसको इतिहास का पुनर्अंकन कहा है। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो है इसको लिखना चाहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि उक्त, आप तो इसके नीचे लिखना, मेरी जगह नहीं है इसलिए ना। उक्त लेखों के कारण रोमिला थापर ने, रोमिला अभी जिंदा है, रोमिला थापर ने इसे इतिहास का पुनर्अंकन कहा है। इसे इतिहास का पुनः अंकन कहा है। ठीक है, इतिहास का क्या कहा है? इतिहास का पुनः अंकन कहा है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, 3 हो गए। आप इसको उतारे विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम जो है आगे के 3 की बात कर लेते हैं। आगे के 3 बस नाम मात्र के ही हैं। उनको वैसे मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूं, क्योंकि स्तंभ में पहले आपको पढ़ा चुका हूं ना, और स्तंभों के ऊपर ये लिखे हुए लेख हैं, इसलिए तो ये स्तंभ लेख कहला रहे हैं।
ठीक है। तो स्तंभ कला जब मैंने पढ़ाई थी ना तब मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम चौथा वृहद स्तंभ लेख पढ़ेंगे। तो अब ये जो बाकी के जो तीन हैं वो बिहार के चंपारण से मिले हैं, है ना। लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया रामपुरवा, ये तीन स्थान हैं जहां से हमको ये तीन और वृहद स्तंभ लेख अशोक के मिले हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं तीनों को एक साथ ही करवा देता हूँ, बहुत अधिक इसमें है नहीं कुछ। जैसे मैं तीनों की बात कर लेता हूँ। देखो चौथा, पांचवा और ये छठा, है ना, इनकी बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। यहाँ पे पांचवें में मैं लिख रहा हूँ लोरिया रामपुरवा। रामपुरवा की मैंने बात बताई है, यहाँ से दो स्तंभ मिले हैं, जो एक सादा है, एक पे लेख है। जिस पर लेख है उस पे सिंह की आकृति है, जिस पे लेख नहीं है उस पे वृषभ की आकृति है, बता चुका हूं मैं आपको, है ना। और एक है लोरिया अरराज, है ना, लोरिया अरराज, ठीक है। तीनों ही हमको कहाँ से मिले हैं? चंपारण बिहार से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चंपारण बिहार, ठीक है। ये भी चंपारण बिहार, ठीक है। ये ऋणय भी याद आता है, नय भी पढ़ सकते हो उसको, है ना, ऋणय या नय दोनों ही याद आता है ना। अंग्रेजी में तो एक ही लिखा जाएगा। और ये भी चंपारण बिहार से मिला है, चंपारण बिहार, ठीक है। मैं इसको भी नहीं कर देता, ये वैसे भी नहीं लग रहा है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। चंपारण बिहार। अब इसमें अंतर क्या क्या है? देखो लोरिया नंदनगढ़ से तो हमको एक तो जहांगीर का लेख मिलता है ना, और एक हमको एक अंग्रेज था जिसका नाम मिलता है रियूबेन नाम का एक अंग्रेज सर्वेक्षक था, रियूबेन, उसका लेख पे मिलता है। यहाँ की क्या विशेषता है? एक तो जहांगीर नहीं, मुगल बादशाह था, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद बना था औरंगजेब, उसका लेख मिलता है ना। तो एक तो यहाँ पे जो है औरंगजेब का लेख मिलता है ना, औरंगजेब का लेख मिलता है। और एक था अंग्रेज सर्वेक्षक रियूबेन का लेख मिलता है, रियूबेन का लेख मिलता है, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, लोरिया रामपुरवा में यहाँ से हमको दो स्तंभ मिले हैं, है ना, दो स्तंभ मिले, है ना। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, दो स्तंभ मिले। दो स्तंभ में जो है कुछ यूं है, एक सादा है, एक सादा, और एक जो है लेख वाला है, एक जो है लेख वाला है ना, एक सादा है एक लेख वाला है। जो सादा है इस पर वृषभ का अंकन है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और इस पर सिंह का अंकन है, ठीक है। बस इसमें यही बात है, ठीक है, इसमें यही बात है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसकी कोई खासा विशेषता है नहीं, ठीक है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे 7 वृहद जो स्तंभ लेख हैं वो 6 स्थानों से जो मिले हैं, वो 6 स्थानों की बात मैंने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। लघु स्तंभ लेखों की भी बात मैंने कर ली थी, शुरुआत में ही मैंने लिख दिया था, जिसमें 6 स्थान मैंने आपको बताए, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलीवा, रुमिनदेई और कंगनहल्ली। 6 स्थान तो वो हो गए जो लघु स्तंभ लेख के थे। 6 ही स्थान मैंने यहाँ पे वृहद स्तंभ लेख के करवाए, जिसमें पहला था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दूसरा था दिल्ली टोपरा वृहद स्तंभ लेख, तीसरा है इलाहाबाद वृहद स्तंभ लेख, चौथा है लोरिया अरेराज, एक है लोरिया नंदनगढ़, एक है लोरिया रामपुरवा, ठीक है। 6 हो गए। अब इन 6 अभिलेखों में जो 6 स्थानों से जो लेख मिले हैं, इसमें प्रत्येक में 7 राजाज्ञाएं हैं, ठीक है। जिसमें से जो दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है, वहां से ही हमें 7 राजाज्ञाएं मिली हैं। बाकी से कहीं से 6 मिली हैं, जैसे 6 जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उससे 6 राजाज्ञाएं ही मिली हैं। तो ये टोटल जो 7 राजाज्ञाएं हैं, इनके अंदर क्या लिखा गया है,
वो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए और अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।